विमला ने अपनी बेटी निब्बो को कुछ ऐसे लाड प्यार से रखा है कि एक दिन विमला निब्बो के बालों में तेल लगा रही होती है। तभी विमला की पड़ोसन उसके घर आती है और कहती है, बस कर विमला, निब्बो को हमेशा तो अपनी आंखों के सामने ही रखेगी क्या, जो हमेशा इसको अपने सीने से लगाए फिरती है। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे कल को निब्बो अपने ससुराल जाएगी, तब उसको तेरे इस लाड प्यार की बहुत याद आएगी। तब क्या करेगी तू? मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करवाऊंगी जहाँ से जब इसका मन करे तब मुझसे मिलने आए। अरे ये तो बस कहने की बात है, ऐसा ससुराल कहीं होता है क्या? खैर छोड़, मुझे एक कटोरी चीनी दे दे, मेरे घर पर मेहमान आए हैं। तुझे दूसरों के घर मांगने के अलावा कुछ आया है क्या? रुक, अभी लाकर देती हूँ। विमला पड़ोसन को चीनी दे देती है और पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। निब्बो उन दोनों की बातें सुन रही होती है और आंखों में आंसू लेकर अपनी माँ को बोलती है, माँ, ससुराल बहुत खतरनाक होता है क्या? और सारी सास हिटलर होती हैं क्या? अगर वो मुझे आपसे मिलने नहीं आने देगी तो? अरे नहीं मेरी बच्ची, सास तो बहुत अच्छी होती है और अगर तुझे वो मुझसे मिलने आने नहीं देगी तो उनसे लड़ाई करूँगी। अब तू रोना बंद कर। सच्ची माँ, आप बहुत अच्छी हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, लड़कियों को तो शादी करके अपने घर तो जाना ही होता है, तुझे भी जाना होगा। विमला निब्बो को गले लगाकर सब कुछ ससुराल के बारे में समझाने लगती है। दिन गुजरते रहते हैं। विमला निब्बो को लाड प्यार देती है। फिर कुछ दिनों बाद निब्बो के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के बड़े घर का होता है। निब्बो को देखने विशाल और उसकी माँ कांता आती है। वो लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं। हमने तो बहुत बात कर ली, अब अगर लड़की दिखा देते तो बढ़िया रहता। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, रुकिए अभी निब्बो को बुलाती हूँ। विमला निब्बो को आवाज लगाती है और निब्बो हाथों में चाय की प्लेट लेकर बाहर आती है। निब्बो बहुत सुंदर लग रही थी, सुंदर सी, लंबे खुले बाल, जैसे कोई अप्सरा आ रही हो। निब्बो को विशाल ने जैसे ही देखा, उसने अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। तभी कांता कहती है, अरे बेटा यहाँ बैठो, अरे क्या चांद का टुकड़ा है मेरी बहू, हमें तो रिश्ता मंजूर है, बाकी आप बताइए। देखिए, हमें भी रिश्ता मंजूर है, हमें कोई एतराज नहीं है। जी ये तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। ठीक है, फिर आगे की बात कर लेते हैं। दहेज में क्या चाहिए आपको? क्या आप भी कैसी बात कर रही है? दहेज का जमाना गया, आप तो बस अपनी बेटी को हमें 2 जोड़े में भेज दीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। हम शादी करके बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रहे हैं। कितने उच्च विचार हैं आपके, ऐसे समधी पाकर तो हम धन्य हो गए। तो ठीक है, अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छे से ख्याल रखना हमारी बहू का, अब आपकी जिम्मेदारी है ये। विमला कांता और विशाल को विदा देती है। निब्बो बहुत खुश थी कि उसकी शादी होने वाली है। अब वो अपनी शादी की सारी तैयारियां कर लेती है। कुछ दिन निकल जाते हैं और निब्बो और विशाल की शादी का दिन आ जाता है। उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। निब्बो ये सोचकर बहुत खुश होती है कि उसकी सास तो बहुत अच्छी है। ससुराल पहुंचकर निब्बो की गृह प्रवेश की रस्म होती है। गेट पर निब्बो के आगे चावल से भरा कलश रखती है और कांता कहती है, बहू इसको अपने पैरों से अंदर की तरफ गिरा दे। निब्बो को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो वो बाएं पांव से कलश को गिरा देती है। तभी पास में खड़ी उसकी ननद बोलती है, लो माँ, आपकी प्यारी बहू ने आते ही घर में अपशगुन कर दिया। अब तो आपके घर का बेड़ा ही पार हो गया। हाय रे कलमुही, अब तो पक्का कोई अपशगुन होगा, तुझे इतनी अकल नहीं है क्या? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे पता नहीं था, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। निब्बो चावल को वापस कलश में डालने लगती है। तभी उसकी सास उसके बाल पकड़कर बोलती है, रहने दे, अब जो अपशगुन हो गया वो तो हो गया ना, अब क्या फायदा, तुझे इसकी सजा मिलेगी। जब सारे मेहमान जा चुके हैं, सारे झूठे बर्तन तू धोएगी। जी माँ जी, मैं अभी काम कर देती हूँ सारा। निब्बो वहाँ से जाने लगती है। तभी मनीषा और कांता की नजर उसके गले के हार पर पड़ती है। 1 मिनट रुक, ये गले में जो हार है ये सोने का है क्या? हाँ माँ जी, प्योर सोना है। चल इसको निकाल कर दे मुझे, मैं संभाल कर रख दूंगी। पर माँ जी, ये तो मेरे मायके से आया है, ये नहीं दे सकती मैं आपको। देखो माँ, शादी के पहले दिन से ही आपसे जुबान लड़ा रही है भाभी।
हाँ अभी रुक बहू, तुझे मैं बताती हूँ। इतना बोलकर कांता निब्बो को मारने लगती है और उसके गले से सोने का हार निकाल ले जाती है। निब्बो भी रोते रोते सारे बर्तन धोने के लिए चली जाती है। शादी का हुए समय बीतता है। निब्बो अपने ससुराल में जिस तरह से रह रही थी, जिस तरह से उसके ससुराल वाले उसके संग बर्ताव करते, उसको उस चीज की आदत हो जाती है। दिन पर दिन उसकी सास और ननद उस पर जुर्म करते रहते हैं और वह बेचारी निब्बो सब कुछ बिना कुछ बोले सहती रहती। एक दिन विमला का कॉल आता है और विमला बोलती है, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है बेटा? वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है तुझे? नहीं माँ, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी ना, इसीलिए आँख भर आई। बाकी सब ठीक है यहाँ। चलो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, थोड़ा सा काम कर लूँ, माँ जी को कहीं जाना है। निब्बो विमला का फोन रखकर अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और एक दिन विशाल को पता चलता है कि उसकी कंपनी पर 10 लाख का लोन हो गया है और उसकी कंपनी का बहुत नुकसान भी हुआ है। विशाल गुस्से में घर आता है और कहता है, निब्बो पानी लेकर आओ। अरे कहाँ मर गई हो? पानी के अगले जन्म में दोगी? जी अभी लाई। निब्बो गिलास में पानी भरकर ला ही रही होती है कि तभी निब्बो का पैर फिसल जाता है और सारा पानी विशाल के ऊपर गिर जाता है। विशाल गुस्से में उसको मारने के लिए उठ ही रहा होता है कि उसका भी पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। विशाल के सर पर बहुत ज्यादा चोट आती है, पूरा फर्श खून से लाल हो जाता है। ये देखकर निब्बो परेशान हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। उसकी सास और ननद भी घर में नहीं थी। वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और विशाल को एडमिट करवा देती है। विशाल को हॉस्पिटल में एडमिट तो करवा देती है और अपनी माँ और सास को कॉल लगाकर बुला भी लेती है। इतनी देर में डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं और बोलते हैं, देखिए आपके हस्बैंड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। सर पर चोट लगने के कारण ब्लड क्लॉट हो गया है। जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना उनकी जान भी जा सकती है। आप जल्दी ही काउंटर पे 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, तभी आपके पति का ऑपरेशन हो पाएगा। हाँ डॉक्टर, तो आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं अभी पैसे जमा करवाती हूँ। निब्बो जल्दी से जाकर एटीएम से पैसे निकाल कर लाती है और ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवा देती है। तभी निम्मो की सास और माँ दोनों वहाँ आ जाते हैं। निब्बो को ऐसे परेशान देखकर कांता बोलती है, क्या हुआ बहू, विशाल ठीक तो है ना? माँ जी, डॉक्टर ने कहा है उनका ऑपरेशन होगा। मैंने सारे पैसे जमा करा दिए, ऑपरेशन अंदर हो रहा है। निब्बो इतना बोल ही रही होती है कि विमला की नजर उसके हाथों पर लगी चोट पर जाती है और विमला निब्बो से कहती है, ये क्या हुआ तुझे निब्बो? इतने सारे चोट के निशान कैसे आए? कुछ नहीं माँ, खाना बनाते हुए हाथ जल जाता है इसलिए निशान बन गए हैं। देख निम्मो, झूठ मत बोल, तुझे इन लोगों ने मारा पीटा है ना, इसीलिए तू उस दिन फोन पर रो रही थी। चल तू अभी चल मेरे साथ, मैं तुझे अब यहाँ एक पल के लिए भी रहने नहीं दूंगी। नहीं माँ, ये मेरा ससुराल है और आप ही कहती थी ना कि हर लड़की को मायका छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है, और अब ये चाहे मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, ये है तो मेरा ही घर ना। मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ डोली पर चढ़कर आई थी और यहाँ से अर्थी पर ही जाऊंगी। मेरा पति जैसा भी है वो मेरा पति है, उसको इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वहीं पास में ही कांता खड़ी अपनी बहू की सारी बातें सुन रही होती है। वो आंखों में आंसू लेकर निब्बो को बोलती है, निम्मो बहू, मुझे माफ कर दे। हमने तेरे साथ कितना बुरा किया और तूने हमेशा हमारा ही साथ दिया, कभी भी हमारी शिकायत नहीं की तूने। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, ये तो मेरा धर्म है। अगर मैं आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर चली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। अभी तो बस विशाल जी ठीक हो जाए, बस आप ये दुआ कीजिए। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, आपके हस्बैंड की जान आपके वजह से ही बच पाई है। अगर आप इनको टाइम पर लेकर नहीं आती तो शायद ये नहीं बच पाते। यू आर सो ब्रेव वुमेन एंड वाइफ ऑल्सो। आप 1-2 दिन में विशाल को घर ले जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या अब हम विशाल जी से मिल सकते हैं? डॉक्टर की परमिशन से सारे लोग विशाल से मिलते हैं और कुछ दिन बाद विशाल को डिस्चार्ज करके घर ले आते हैं। और अब कांता अपनी बहू निब्बो को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती। ये कहानी है वैष्णवी नाम की लड़की की, जो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है। वो हर किसी की मदद करती है और सबके साथ दयालु व्यवहार रखती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी बाजार में सब्जियां ले रही थी
कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वैष्णवी बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है और वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत बारिश में भीग रही है और नीचे जमीन पर बैठी केले बेच रही है। कि तभी वैष्णवी उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे कहती है, अम्मा ये केले कैसे दे रही हो? बिटिया 1 दर्जन 40 रुपए के हैं। अम्मा अगर मैं सारे ले लूं तो आप कितने भाव लगाओगी? बूढ़ी औरत जमीन पर रखे केले को गिनने लगती है कि तभी वैष्णवी जमीन पर रखे सारे केलों को अपने बैग में रख लेती है और अपने पर्स में से पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत वैष्णवी के सर पर अपने दोनों हाथों को प्यार से फेरते हुए उससे कहती, बिटिया भगवान तेरा हमेशा ही भला करे, तुझे हमेशा खुश रखे। और कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। वैष्णवी उन केलों को लेकर अपने घर आ जाती है। इतने सारे केले देखकर वैष्णवी की माँ सरला उसके पास जाकर उससे कहती है, ये सब क्या है? इतने सारे केले क्यों लेकर आई है तू? तुझे सब्जी लेने भेजा था या फल लेने? वैष्णवी अपनी माँ सरला को बताती है कि कैसे एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगकर केले बेच रही थी, जिस वजह से उसने वो सारे केले खरीद कर उसे घर भेज दिया। ये सुनकर सरला कहती है, अच्छा, वो बूढ़ी औरत मर रही होती तो क्या तू उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती? तेरी इसी आदत के चक्कर में हम रोड पर ही आ जाएंगे। ज्यादा ही दानी बाबा हो गई है तू, जो हर किसी को कुछ न कुछ देकर आ जाती है। और अब मैं क्या करूँ इस केले का? दिन रात अब इसी की सब्जी बनाऊं? माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने उनकी मदद ही की है और किसी की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं है। हाँ, तुझे कहाँ कुछ गलत लगता है? तुझे तो सब ठीक ही लगते हैं इस दुनिया में। तू ही देवी है जो सबका भला करने में लगी है। पता नहीं शादी के बाद क्या कैसे करेगी। यही हाल रहा ना तो सास तुझे अगले ही दिन घर से निकाल देगी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी अपनी दोस्त अंजलि के साथ बाहर घूमने जा रही थी। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है जो भूख के कारण बहुत ज्यादा रो रहा था और हर किसी से कुछ खाने के लिए मांग रहा था। कि तभी वैष्णवी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है और पास के ही ढाबे से उसे खाना खिलाती है। ये देखकर वैष्णवी की दोस्त अंजलि उससे कहती है, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये दया की देवी बनकर इतने पैसे तू इस भिखारी पर खर्च कर रही है। क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी और उसकी हालत देखकर सच में लग रहा था कि जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। अरे नहीं खाया तो तुझे क्या करना है? तू क्यों देवी बनकर अपना सारा पैसा उस भिखारी पर लुटा रही है? अंजलि की बातों का वैष्णवी पर कोई असर नहीं होता। समय बीतता है और वैष्णवी की शादी उदय नाम के लड़के से होती है। एक दिन वैष्णवी रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास मेघना वहाँ आती है। मेघना देखती है कि सिंक में कुछ झूठे बर्तन पड़े हैं, जिसे देखकर मेघना वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, बहू क्या बना रही है? खाना बनाने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया और ये झूठे बर्तन ये नहीं दिखाई दे रहे तुझे? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कर ही रही थी। ठीक है, मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद खाना बना लूंगी। ये अब मुझे नहीं पता, सबके नाश्ते का समय हो गया है, जैसे करना है कर। 10 मिनट में खाना बस चाहिए मुझे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और वैष्णवी से कहती है, वैष्णवी क्या तुम्हारे पास थोड़ा आटा होगा? वो क्या है ना, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लंच बॉक्स में रोटी रखने के लिए आटा नहीं है, सुबह ही खत्म हो गया। विमला की ये बात सुनकर वैष्णवी अपने रसोई में से एक कटोरी में आटा लाती है और उसे दे देती है। वैष्णवी आटा दे ही रही थी कि तभी वहाँ पर मेघना आ जाती है और ये सब देखकर वैष्णवी के पास जाकर उसके बालों को खींचते हुए कहती है, क्यों री, मेरा राशन दे रही है? तेरी माँ यहाँ भर भर के गई है क्या राशन? या तेरा बाप जो तू ऐसे दान कर रही है मेरे खाने को? बहुत बड़ी देवी है जो घर का राशन दान कर रही है। मेरे बाल छोड़िए माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा, माफ कर दीजिए माँ जी। वैष्णवी की सास की ये हरकत देखकर विमला मेघना के पास जाकर कहती, अरे ये क्या कर रही है आप? भगवान के लिए उसे छोड़ दो, लीजिए अपना आटा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रही, लेकिन आप अपनी बहू को छोड़ दो, इस तरह की हरकत मत कीजिए। अब तो विमला सारे मोहल्ले में इस बात को बता देती है कि वैष्णवी की सास मेघना उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है।
ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना अपनी बहू वैष्णवी से कहती है, सुन बहू, मुझे नहाना है तो पहले मेरे लिए गर्म पानी कर दे बाथरूम में। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख देती हूँ। कुछ देर में वैष्णवी पानी को गर्म करके बाथरूम में रख देती है और अपनी सास मेघना के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, मैंने पानी बाथरूम में रख दिया है, आप जाकर नहा लीजिए। मेघना बाथरूम में जाती है और बाथरूम में गर्म पानी की बाल्टी रखी हुई थी और मेघना गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाए बिना ही उसमें अपना हाथ डाल देती है और मेघना का हाथ जल जाता है। वो बहुत तेज चिल्लाती है और अपनी बहू वैष्णवी को आवाज देती है। सास की आवाज सुनकर वैष्णवी बाथरूम में आती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, अब ठीक तो है ना? करम जली तो मुझे इस गर्म पानी में जलाकर मारना चाहती थी ना? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मेघना अपनी बहू का हाथ पकड़ती है और उस गर्म पानी की बाल्टी में डाल देती है। काफी देर तक हाथ उसका उसी में डुबोए रखती है। वैष्णवी बहुत तेज चिल्लाती है, माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। माँ जी मेरा हाथ। वैष्णवी के चीखने और चिल्लाने की आवाज अब मोहल्ले में जा रही थी। अब मोहल्ले के काफी लोग उनके घर में आ गए थे और आपस में बातें बनाकर बोल रहे थे, अब मेघना का अपनी बहू के प्रति अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब हम सब ये और नहीं देख सकते। क्यों भाइयों बहनों, हमें पुलिस को बुलाना ही चाहिए। कुछ देर में मेघना के घर पुलिस आ जाती है। मेघना से सवाल जवाब करने लगती है। वैष्णवी भी डर के मारे सिसक रही थी। पुलिस वाला वैष्णवी के पास जाकर कहता है, आईपीसी की धारा 498 के तहत ससुराल वालों द्वारा किया गया कोई भी अत्याचार कानूनी जुर्म है, जिसके कारण अभी हमें आपकी सास मेघना को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पुलिस की ये बात सुनकर वैष्णवी अपनी सास की गलतियों को माफ करके और घर की इज्जत को बचाने के लिए पुलिस से कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब हमारे घर का आपसी मामला है। माँ जी के हाथ से ये बाल्टी गलती से गिर गई थी, जिससे मेरा पूरा हाथ जल गया और मैं चिल्लाने लगी और मोहल्ले वालों को लगा कि मेरी सास मुझ पर अत्याचार कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई बात ही नहीं थी तो क्यों हमें बुलाकर हमारा टाइम खराब किया? इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे करके भीड़ भी खत्म होने लगती है, लेकिन विमला वहाँ से नहीं जाती और मेघना के पास आकर उससे कहती है, देख, तूने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया, लेकिन तेरी बहू ने फिर भी तेरा साथ दिया और तुझे पुलिस से बचाया। तेरी बहू किसी देवी से कम नहीं है, इसकी कद्र कर। हर किसी को ऐसी बहू नहीं मिलती है। विमला की बात सुनकर मेघना को खुद की हुई हरकत पर शर्म आती है और वो अपनी बहू से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती है। कमला का पति मरने के बाद अपने पीछे छोड़ गया था कमला और उसके 2 बच्चों को, जिनकी परवरिश करना और खर्च चलाना अब कमला के लिए बेहद मुश्किल हो गया था, जिस वजह से वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती और अपना घर चलाया करती। ऐसे ही एक दिन जब किसी के घर में वो काम कर रही थी तो बर्तन धोते समय उसके हाथ से कांच की प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है और इसकी आवाज सुनकर वहाँ की मालकिन आती है, जो टूटी हुई प्लेट देखकर वो कमला से गुस्से में बोलती है, अरे कलमुही, ये सब क्या किया तूने? कांच की प्लेट तोड़ दी? तुझे पता भी है ये कितनी महंगी है? जितने की एक प्लेट है ना, उतने में तेरा पूरा घर बिक जाएगा। मालकिन माफ कर देना, गलती से हाथ से छूटकर ये मुझसे टूट गई, आगे से नहीं होगा। क्या कहा? गलती से हो गया? ये बता, इसके पैसे कौन देगा? इतनी महंगी प्लेट थी ये, हजारों में कीमत है इसकी। मालकिन मैं कहाँ से दूंगी पैसे, मैं तो खुद आपके पास काम करके अपने बच्चों को पालती हूँ। ठीक है, फिर इस महीने की पगार में से तुझे मैं 1 पैसा नहीं देने वाली। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में 1 पैसा भी नहीं है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो। मुझे तुझसे और तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं। काम करना है कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझ जैसी हजारों नौकरानी मिल जाएंगी मुझे, लेकिन मैं तुझे इस महीने कुछ नहीं देने वाली हूँ, समझी तू? इतना कहकर अब मालकिन वहाँ से चली जाती है और कमला रोने लगती है। कुछ देर बाद कमला अपना काम खत्म करके वहाँ से अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके बच्चे उससे मिलते हैं और पास में एक पापड़ बेचने वाले के पास कमला को ले जाकर पापड़ लेने के लिए कहते हैं। कमला के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन पापड़ वाले को देखकर वो सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, मुझसे अच्छी तो इस पापड़ वाले की किस्मत है, कम से कम ये किसी और के पास काम तो नहीं करता, खुद का कमाता है और खुद का खाता है।
किसी बात की कोई चिंता नहीं। काश मैं भी ऐसा अपना कोई काम कर पाती, इस पापड़ वाले की तरह। इतना कहकर अब कमला वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है। अगली सुबह जब फिर से कमला अपनी मालकिन के यहाँ काम पर जाती है तो उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है और उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर कर देती है, वो भी उसके पैसे दिए बिना ही। ये देखकर कमला रोती हुई घर वापस जाती है और कुछ समय बाद वो खुद से बोलती है, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। वो मालकिन आज नहीं तो कल मुझे घर से बाहर कर ही देती। लेकिन अब मैं और दूसरों के घर नौकरानी बनकर नहीं जी सकती। मुझे भी खुद के लिए कुछ करना होगा, जिससे कि मैं दूसरों के सहारे ना रहूं। क्यों ना उस पापड़ वाले की तरह मैं भी पापड़ बनाकर बेचूं। लेकिन इसके लिए भी तो पैसे चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर अब कमला मोहल्ले के एक बड़े से दुकानदार के पास जाती है, जो कभी कमला के पति का दोस्त हुआ करता था। उसके पास जाकर कमला उससे मदद के लिए बोलती है, बिरजू भाई, आज मैं यहाँ आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। आप मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे आपसे मदद मांगना सही लगा। हाँ भाभी जी, कहो ना क्या मदद चाहिए आपको मेरी। अरे मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। आप मेरे दोस्त की बीवी हैं। बिरजू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, पापड़ बेचने का। क्या कहा, पापड़ बेचने का? लेकिन भाभी जी, आज के समय में भला कौन खाता है पापड़? हमारे जमाने के बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाया करते थे, लेकिन आज के तो सभी लोग चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, अरे यही सब खा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरे पापड़ जरूर बिकेंगे, इसलिए मैं अपना काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। अरे भाभी जी, मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरी पत्नी को जानती है ना। अरे अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको उधार पैसे दिए हैं, अरे तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रखकर आपसे पैसे ले सकूं। है ना आपका घर, आप मुझे घर के कागजात दे दे और पैसे ले जाओ। जब पैसे हो तब वापस ले जाना पेपर। लेकिन बिरजू भाई, ले देकर एक घर ही तो है मेरे पास, जो कि मेरे पति की आखिरी निशानी है। उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वो भी चला जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे तो मैं कौन सा बेचने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप पैसे ले जाइए और कागज गिरवी रख दीजिए, अब बाद में पैसे देकर कागज ले जाना। अब कमला बिरजू की बातों में आ जाती है और अपने घर के कागज बिरजू के पास रख देती है और वहाँ से पैसे ले जाती है, जिससे वो पापड़ बनाने का सारा सामान भी ले लेती है और फिर पापड़ बनाना भी शुरू कर देती है, जिसमें उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। और सारे पापड़ बनाने के बाद वो एक स्कूल के बाहर जाकर बेचने लगती है। पापड़ ले लो पापड़, अच्छे ताजे पापड़, करारे करारे पापड़ ले लो। कमला लगातार ऐसे ही आवाज लगाती है और पापड़ बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अफसोस घंटों तक कोई भी उससे पापड़ नहीं खरीदता। कुछ देर बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कमला को लगता है कि अब बच्चे उससे पापड़ जरूर लेंगे, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पापड़ नहीं खरीदता। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं। अब आखिर में एक बच्चा और उसकी माँ आ रहे थे। पापड़ वाली को देखकर वो बच्चा अपनी माँ से पापड़ लेने की जिद करता है और उसकी माँ कमला के पास जाती है और उससे बोलती है, बहन जी, ये पापड़ कैसे दिया आपने? बहन जी, बस 10 रुपए के 2 हैं, बताओ कितने दूं आपको? 2 पापड़ दे दीजिए। हाँ हाँ, लीजिए। वो पापड़ लेकर दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं बचा था और कमला ने पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए ही कमाए थे। ये देखकर कमला बहुत दुखी हो जाती है और दुखी हुए अपने घर चले जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर बैठे हैं और अपनी माँ से कहते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, जल्दी से खाना दे दो। क्या कहा? खाना? खाना तो नहीं है। मैं सुबह से स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेच रही थी, तो घर में कुछ नहीं बना पाई। माफ कर देना बच्चों। कोई बात नहीं माँ, हम पापड़ ही खा लेंगे। वैसे भी मुझे पापड़ बहुत पसंद है, आप भी खाइए। मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी को समझते हैं। लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। कब तक बहाना करती रहूंगी और इन्हें भूखा रखूंगी? यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह कमला ने जहां अपनी पहले दुकान लगाई थी
वहाँ ना लगाकर दूसरी जगह अपनी पापड़ की दुकान लगाती है। किस्मत से उसके पापड़ों की वहाँ पर काफी बिक्री हो जाती है और इस बात से कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना देती है। अब हर दिन कमला स्कूल के बाहर जाकर पापड़ बेचा करती थी। एक दिन स्कूल के बाहर बैठकर चौकीदार कमला को वहाँ से ये कहकर भगा देता है कि स्कूल वालों ने कमला को बाहर पापड़ लगाने के लिए मना किया है, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे आने से पहले पापड़ लिया करते थे और जाने के बाद भी पापड़ लिया करते थे, इसलिए कमला को वहाँ से भगा दिया जाता है। कमला परेशान और हताश होकर एक पेड़ के नीचे अपने पापड़ लिए बैठ जाती है, जहाँ पर एक आदमी आता है और कमला से बोलता है, क्या आप वही पापड़ वाली हैं जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी? हाँ साहब, मैं वही पापड़ वाली हूँ जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ पापड़ नहीं बेचूंगी। आप चिंता मत कीजिए। हम भी नहीं चाहते कि आप यूं ही स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेचें, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने घर पर बैठ के हमारे लिए पापड़ बनाएं। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए पापड़ बनाएं। हमारा पापड़ का बिजनेस है जो कि दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हमें इसके लिए एक अच्छी पापड़ बनाने वाली चाहिए और हमने सुना है कि आपके पापड़ बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? साहिब, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो जरूर आपके लिए पापड़ बनाऊंगी। इससे तो मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ठीक है, आप आज से ही हमारे लिए काम शुरू कर दीजिए। मैं आपको पापड़ बनाने का एडवांस दे देता हूँ और आप काम पर लग जाइए। अगले ही दिन से कमला एक बड़ी कंपनी के लिए पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर पाती है।